हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने खत्म कर लिया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक। नाउ द टॉपिक विच विल बी स्टार्टिंग टुडे इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो बहुत से लोग तो प्रोनाउंस करने में कंफ्यूजन कर देते हैं, सो वी प्रोनाउंस इट एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भाई एक प्रॉमिसर होता है, वो एक ऑफर देता है, एक जिसको वो ऑफर देता है वो उसे एक्सेप्ट करता है। जो ऑफर देता है उसे हम प्रॉमिसर बोलते हैं, जिसे ऑफर देते हैं उसे हम प्रॉमिसी बोलते हैं। जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, सो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल करता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो ये तो हमने जाना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की तरह दिखते हैं। मेरा किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बट देर इज अ रिलेशनशिप, देर आर ऐसे रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की तरह रिजेंबल करते हैं, प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट थिंग, रिलेशनशिप रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब कैसे, पहली देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ तरीके के हैं और वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दे रखे हैं। उसमें से पहला क्या है? क्लेम ऑफ नेसेसिटीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। necessities supplied to a person incapable of contracting or on his account. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities. Very important. Suited to his condition in life. Very important. Testing rod of this provision. The person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed. अब जो रीइंबर्समेंट मिलेगी कहां से मिलेगी? फ्रॉम द प्रॉपर्टी। कहां से मिलेगी? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। देखिए, क्लेम ऑफ नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, और anyone whom he is legally bound to support, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए एक माइनर है, उसके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं अबव 80-90 ईयर्स, ठीक है। सो माइनर तो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है एंड anyone whom he is legally bound to support। अब उनके मान लीजिए बुजुर्ग अंकल आंटी है, वो he is bound to support, not legally but he is bound to support, ठीक है। is supplied by another person with necessities। अब कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो उन्हें नेसेसिटी सप्लाई कर देता है, जैसे मान लीजिए रोज का नाश्ता, दूध, ब्रेड, खाना, ये सब प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। suited to his condition in life। suited to his condition in life मतलब ऐसा नहीं है कोई एक
मिडिल क्लास आदमी है, आप उसे रोज 5 स्टार होटल खाना खिला देते हो, ऐसा नहीं। सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जैसा वो खाना खाता है, जैसा उसका लाइफस्टाइल है, उसको उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से ही नेसेसिटी सप्लाई करनी है। मान लीजिए एक्स है एक बिलियनियर, ठीक है, अब उसको किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने का मन हुआ। मान लीजिए उसके एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, एक बुजुर्ग आंटी हैं जो चल फिर नहीं सकती, और अब एक्स तो बिलियनर है, एक्स को लगा कि भाई मैं आंटी को सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स ने आंटी को नेसेसरी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आंटी मान लीजिए सुबह उठता है, जाके आंटी को 5 स्टार होटल से ब्रेकफास्ट करा देता है। उसके बाद लंच होता है तो ताज से उस आंटी के लिए लंच भेज देता है। डिनर होता है तो उसने एक आंटी को शेफ ही रख दिया कि बार बार कौन खाना लेके आया, कि भाई शेफ रख दिया। 5 स्टार होटल से एक शेफ लेके आया, आंटी के घर में रख दिया। आंटी के घर की किचन नॉर्मल सी थी, मिडिल क्लास आदमी वाली, उसको फैंसी बना दिया। आंटी ने कभी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स नहीं खाई, आंटी को एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ला के दे दी, ठीक है। आंटी बीमार हुई, आंटी को एयरलिफ्ट करके मान लीजिए दुबई ले गए उनका इलाज कराने। आंटी है वेरी मिडिल क्लास फैमिली से, आंटी इलाज कराती है एम्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आपने आंटी को हॉस्पिटल की जगह जितना आंटी का इलाज का खर्चा होता है, आपने उतने का आंटी को एयरलिफ्ट करा के उनकी हेलीकॉप्टर चॉपर में ले गए। इतना एम्बुलेंस का खर्चा आ गया जितना उनके इलाज का खर्चा नहीं आता, ठीक है। आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि आपका खुद का लाइफस्टाइल ऐसा है। आप बिलियनर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल वैसा है। क्या आंटी का लाइफस्टाइल वैसा है? नहीं। सो आपको ऐसे केसेस में नेसेसिटीज अगर सप्लाई करनी है तो आप नेसेसिटी सप्लाई करेंगे उस व्यक्ति को, उसकी कंडीशन, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट अ वर्ड suited to his condition in life. The person who has furnished such supplies. मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया, एक्स जो बिलियनर है उसने बुजुर्ग आंटी के लिए नेसेसिटी सप्लाई करी। सो द पर्सन हु has furnished supplies, that billionaire we are talking about, is entitled to be reimbursed. he is entitled to be reimbursed. लॉ क्या कहता है? उसे रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए उस खर्चे के लिए, नहीं जो उसने अपने हिसाब से किया है। अगर वो आंटी को आंटी की कंडीशन के हिसाब से नेसेसिटी सप्लाई करता है, आंटी को इलाज कराना था, आंटी का इलाज कराने लेके गया, गाड़ी में लेके गया, गाड़ी का खर्चा मिलेगा, इलाज कराया वहां पे 1 लाख रुपए खर्च करा, 1 लाख रुपए मिलेगा। आंटी को ब्रेकफास्ट कराया, लंच कराया, उनके लिए घर में दीदी रख दी खाना बनाने के लिए, दीदी का खर्चा 5,000 रुपये उसने अपनी जेब से दिया, तो वो 5,000 रुपये भी मिलेंगे। रोज का राशन, दूध, सबका खर्चा मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे, अपनी कंडीशन के हिसाब से दूसरे को सर्व करोगे, उसका नहीं। आपको उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल के हिसाब से उस व्यक्ति को नेसेसिटी सप्लाई करनी होंगी, ठीक है। सो अगर उस व्यक्ति के हिसाब से करोगे, उसका आपको पैसा मिलेगा। इज एंटाइटल्ड टू बी reimbursed फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। अब एक्स ने एज अ बिलियनर नहीं, अगर आंटी की कंडीशन के हिसाब से नेसेसिटी सप्लाई करी है, सो उसको वो नेसेसिटी सप्लाई करने का पैसा मिलेगा। कहां से मिलेगा? आंटी की प्रॉपर्टी से मिलेगा, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था आंटी के बीच में और एक्स के बीच में कि आप नेसेसिटी सप्लाई करो, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा दे दूंगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट उसने पैसा खर्च करा तो उसे पैसा मिला। रिलेशनशिप बन रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल, बट क्या ये सही मायने में कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करता है और ऐसे केसेस में आपको रीइंबर्समेंट दिलाता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए सप्लाइज बी हु इज अ lunatic with necessaries suitable for his condition in life. Very important word, suitable for his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property.
जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था एक्स का, उसने अगर आंटी को नेसेसिटी सप्लाई करी है आंटी की कंडीशन के हिसाब से, देन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रीइंबर्समेंट। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बट देयर इज अपेरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिख रहा है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे रिकॉग्नाइज करता है एंड इट अलाउज यू टू रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम, not remuneration but reimbursement from the property of the person whom you have supplied the necessities। दूसरी तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, आइए देखते हैं। reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। देखिए ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है मेरे खुद के घर का। सो क्या हुआ, माय फादर हैज अ बिल्डिंग जिसमें वो ऊपर के 2 फ्लोर में खुद रहते हैं, नीचे वी हैव फ्यू शॉप्स। सो क्या हुआ, माय फादर वाज ट्रैवलिंग, वो 1.5-2 महीने घर पे नहीं थे। सो वी हैव अ कॉमन इलेक्ट्रिसिटी मीटर जिसमें से सभी को इलेक्ट्रिसिटी जाती है, एंड व्हाट माय फादर डज, ही कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस सबसे, देन ही गो एंड दिस सबमिट द बिल। ठीक है, सबसे कलेक्ट करके मेरे फादर बिजली का बिल जमा करने जाते हैं। सो क्या हुआ, 1.5 महीने से मेरे फादर यहाँ थे ही नहीं अपने घर पे। ठीक है, तो बिजली का बिल आया, उसकी ड्यू डेट आई, मेरे फादर है नहीं तो किसी ने भरा नहीं, अब बिजली काटने को आ रहा है। ठीक है, नाउ नीचे जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे टेनेंट्स हैं, जो वहां पे शॉप चला रहे हैं, अब दे वांट कि भाई पेमेंट हो जाए। अगर पेमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी तो उनका नुकसान होगा, दे विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट देयर शॉप्स। ठीक है, मान लीजिए नीचे एक ग्रोसरी स्टोर है, अब उसकी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, देन पहला नुकसान ये, उसका फ्रिज बंद हो जाएगा। फ्रिज बंद हो जाएगा तो उसका सारा जितना भी ऐसा कोल्ड स्टोरेज में रखने वाली चीजें हैं, दूध, आपका बहुत आइसक्रीम्स, एवरीथिंग, फ्रोजन फ्रूट, सब कुछ खराब हो जाएगा। नाउ ही इज इंटरेस्टेड कि भाई बिजली का बिल भरा जाए, बट भरने कोई जा नहीं रहा क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे थे नहीं। सो ही इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो सारे शॉपकीपर्स का आया और मेरे फादर की बिल्डिंग का भी आया जिसमें मेरे फादर रहते हैं। सो उसने सबसे बिल लिया शॉपकीपर्स से, और जो मेरे फादर का बिल आया था 2 फ्लोर्स का, वो भी वो खुद भराया। क्यों? बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब इस केस में क्या है, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। a person X, जो शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, who is interested in payment of money which another is bound to pay। who was bound to pay? My father was bound to pay by my father was bound to pay by law, and he who thereby pays it is entitled to be reimbursed by the other। अब अगर वो मेरे फादर के बिहाफ पे दे भी आया है पेमेंट, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द रीइंबर्समेंट। क्यों? क्योंकि ही वॉज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द बिल। सेकेंडली, माई फादर वॉज लीगली बाउंड टू पे द बिल। अपने 2 फ्लोर्स का बिल मेरे फादर भरते हैं, वही यूज करते हैं, तो ही इज ओनली लीगली बाउंड टू पे। जो नीचे वाले, अगर मैं एक्स की बात कर रहा हूं, सो दैट शॉपकीपर ही इज बाउंड टू पे हिज बिल, नॉट माय फादर्स बिल। ठीक है, सो another is bound to pay। who is that another? My father, and who is interested in the payment of money? The shopkeeper, and who thereby pays it, शॉपकीपर ने पैसा दे दिया, is entitled to be reimbursed by the other। now my father will have to reimburse that shopkeeper। आइए, सेम एग्जांपल है, मैंने खुद ही लिखा है, खुद बना के। X has 3 shops in his land
out of which he uses one and other two are rented. All the shops have common electricity meter. X, who is traveling, forgets to pay the bill on time. Y, who is a tenant, pays the whole bill. Y is entitled to be reimbursed. अब मेरे फादर अगर चले गए हैं और जैसे ही वो आएंगे वापस, ही इज बाउंड टू पे द मनी टू एक्स. थर्ड वन, obligation of person enjoying benefit out of non-gratuitous act. ग्रैटिशियस, नॉन ग्रैटिशियस होता क्या है, ग्रैटिशियस क्या होता है? ग्रैटिशियस मतलब जिसमें आप पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस आप बस माने समाज सेवा, इज अ ग्रैटिशियस एक्ट. नॉन ग्रैटिशियस एक्ट मतलब जहां पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो. अब क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रैटिशियस एक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. मेरा सीपी में ऑफिस था, ठीक है. अगर आप लोग कभी सीपी गए हो तो वहां पे देखेंगे कि वहां ना शू पॉलिश वाले बंदे बहुत सारे घूम रहे हैं, छोटे छोटे लड़के बड़े सब बैठे हैं वहां पे शू पॉलिश करने के लिए. सो मेरा ऑफिस था, सो आई यूज टू वेयर फॉर्मल्स. और मैं जैसे नीचे कभी कॉफी के लिए गया, बैठ गए, सो वो लोग क्या करते थे, शू पॉलिश करने आते थे, पूछते थे. सो वन डे देयर वाज अ यंग बॉय, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, वो आया, उसने मेरे शू पॉलिश करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है. अब वो शू पॉलिश कर रहा है, उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उससे शू पॉलिश कराना शुरू कर दिया. वो शू पॉलिश कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग. आई एम एंजॉइंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ नॉन ग्रैटिशियस एक्ट. क्या वो फ्री में पॉलिश करने आया था? नहीं ना. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई इस आदमी के जैसे मैं शू पॉलिश कर दूंगा, ये मुझे कुछ पैसे देगा. एंड मैं चुपचाप बैठ के पॉलिश करा रहा था, मुझे पता ठीक है मैं पैसा दे दूंगा. सो व्हाट इज इट? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट आउट ऑफ नॉन ग्रैटिशियस एक्ट. वो एक नॉन ग्रैटिशियस एक्ट था. ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम मनी, सम मॉनेटरी बेनिफिट्स. इफ ही इज डूइंग अ वर्क, ऑब्वियसली ना, ही विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए. और मैं भी चुपचाप काम कराता रहा उससे, कि जो शू पॉलिश कराता रहा. व्हाट वाज आई डूइंग? आई वाज एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रैटिशियस एक्ट. क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना. कोई हम ऐसे थोड़ी, उसने मुझसे बात भी नहीं करी, ना उसने मुझसे बात करी ना मैंने उससे बात करी. रिटर्न एग्रीमेंट तो छोड़ दो, ओरल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ ना. उसने मुझसे कुछ बोला ही नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बोला. व्हाट इज इट? आई वॉज एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रैटिशियस एक्ट. आइए पढ़ते हैं. वेयर अ पर्सन lawfully does anything for other. शू पॉलिश करने से लॉफुल एक्ट. और delivers anything to him, not intended to do it gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof. The latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. उसने मेरे शू पॉलिश करे, ठीक है, थिंग सो डन. अब मुझे उसका कॉम्पेंसेशन उसे देना पड़ेगा. कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था? कोई हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ? नहीं. बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे ऐसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है एंड इट मेक श्योर कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रही है देन दैट पर्सन शुड गेट कॉम्पेंसेशन, क्योंकि ही वॉज नॉट डूइंग इट ग्रैटिशियसली. ठीक है. अब मान लीजिए
कहीं आपने देखा होगा, कहीं तीर्थ स्थल पे, तीर्थ, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट, छोड़, लेट्स, हम बोलते हैं होली श्राइन्स, ठीक है, मान लीजिए वैष्णो देवी और इन सब जगहों पे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दे ऑफर फ्री मसाज, या फिर दे टेक योर शूज एंड कीप इन दिस शू रैक्स, ठीक है, दे डोंट चार्ज मनी. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग ग्रेटिशियस एक्ट. उस केस में यू आर नॉट बाउंड टू पे. बट जहां पे पर्सन नॉन ग्रेटिशियसली एक्ट कर रहा है एंड यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स, यू विल हैव टू पे. सिंपल. आइए एक इलस्ट्रेशन समझते हैं. A ट्रेड मैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस. ए एक ट्रेडमैन है, वो गुड्स छोड़ जाता है कहाँ? बी के घर पे, बाय मिस्टेक, गलती से. बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन. बी सोचता है अब छोड़ गया मेरे, ये एंजॉय करने लग जाता है. अब जब आपने एंजॉय कर लिया है, यू आर बाउंड टू पे. अगर मान लीजिए आपके घर कोई गुड्स छोड़ गया गलती से, आपके घर कोई पार्सल आ गया अमेजोन का, आपने सोचा कि भाई फ्री में आ गया, चलो यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो अमेजोन वाला आपको कोई ग्रेटिशियस एक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है. अगर वो गलती से भी आपके घर कुछ छोड़ गया है एंड यू आर यूजिंग इट, एंजॉइंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, देन यू आर बाउंड टू पे. ठीक है. आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं एक और. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. अब आप सड़क पे जा रहे हैं घूमने, आपको कुछ गुड्स मिल गए, ठीक है, आपने सोचा फ्री की प्रॉपर्टी है, रख लेते हैं, एंजॉय करेंगे इसके बेनिफिट्स. क्या आप कर सकते हैं? देखिए, लॉ क्या कहता है कि जब भी आपको कहीं से कोई गुड्स मिले, यू आर द फाइंडर ऑफ द गुड्स. अब फाइंडर ऑफ गुड्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आइए जानते हैं. अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अदर. अगर आपको कोई सड़क पर चलती हुई चीज मिल रही है, दैट मीन्स वो आपकी तो है नहीं, आपकी होती तो आपको पता होता आपको किसी की चीज मिली है. एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी. आपने क्या करा? जेब में रख लिया. इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली. अब बेली क्या होता है? बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बेली क्या होता है, सिंपल मैं आपको सरल शब्दों में सिखाऊंगा, अभी हम बेलमेंट नहीं पढ़ रहे हैं. सो बेलमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे आप गुड्स हायर करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जूम कार, ठीक है, व्हाट इज इट? हाँ, वो अपने गुड्स आपको देती है, अपनी कार आपको देती है, आप उस कार को यूज करते हैं, उसका किराए के साथ उसे वापस कर देते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग द गुड्स ऑन रेंट एंड पेइंग फॉर द सेम इज बेलमेंट. अब बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, ठीक है. सो इन दिस केस फाइंडर ऑफ गुड्स में हम क्या कर रहे हैं? एंड टेक्स इनटू हिज कस्टडी. हमने सड़क पर चलते हमें कुछ मिला, हम अपने जेब में रख लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया. इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली. अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? बेली की. हमें उन गुड्स को ड्यू केयर के साथ रखना होगा, ठीक है. सेकेंडली, लॉ क्या कहता है? आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते. अब आप कहेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एक आईपीसी में का कॉन्सेप्ट, एक ऑफेंस है. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, आप उसे अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको नोटिस देना होगा कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है और आपको रीजनेबल टाइम के लिए रुकना होगा कि उसका ओरिजिनल हकदार आके उसे क्लेम कर सके. और अगर आप रीजनेबल टाइम तक रुकते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप अपने पर्सनल यूज के लिए लाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको नोटिस देना और रीजनेबल टाइम के लिए रुकना जरूरी है, अदरवाइज यू आर मिस एप्रोप्रिएटिंग द प्रॉपर्टी.
ठीक है। सो फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन गुड्स की ड्यू केयर रखना और नोटिस देना और रीजनेबल टाइम के लिए रुकना, ताकि गुड्स का ऑनर आके उसे क्लेम कर सके। अगर उसका ऑनर नहीं आता देन यू कैन कन्वर्ट इट फॉर योर ओन पर्सनल यूज। चलिए एक और समझते हैं। ये तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। नाउ द नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू whom money is paid or anything delivered under mistake or under coercion। देखिए एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। एक पर्सन था एक्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट केस एंड द नेम। एक हम एज्यूम करके चल रहे हैं एक पर्सन था एक्स। अब क्या हुआ, उसके अकाउंट में अचानक से 10 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, उसे लगा पता नहीं मेरे पास पैसे आ गए। उसने क्या करा, पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ही एंड हिज वाइफ यूज्ड ऑल द मनी, कुछ भी खरीदते रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। ठीक है, अब दो साल बाद पता चला जो पैसा उनके अकाउंट में आया था वो एक्चुअली उनका तो था नहीं। वो किसका था? वो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड फंड्स थे। वो किसको जाने थे? वो किसी एमएलए के अकाउंट में जाने थे। अब जो एमएलए का अकाउंट था और जो उस पर्सन का अकाउंट था, उनके नंबर्स, अकाउंट नंबर्स कहीं आसपास सिमिलर थे। सो बैंक कुछ गलती हुई, वो पैसा एमएलए के पास नहीं गया, उस पर्सन के पास चला गया एंड उस पर्सन ने उस पैसे को फुल यूटिलाइज करा, सारे पैसे खत्म कर दिए। और ये कोर्ट में बाद में जब ये चीज पता चली तब कोर्ट में केस गया, उसके बारे में भी बताऊंगा। आइए पहले समझते हैं। देखिए, अ पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered by mistake, गलती से, जो भी मैंने बैंक वाला एग्जांपल लिया दैट इज बाय मिस्टेक, और अंडर कोअर्जन। अब कोअर्जन क्या होता है? हम कोअर्जन पढ़ चुके हैं, हमने कंसेंट पढ़ा था, तब हमने कोअर्जन पढ़ा था। कोअर्जन क्या होता है? थ्रेटन करना या करना, कुछ ऑफेंस करना या थ्रेटन टू कमिट एन ऑफेंस इज कोअर्जन। ठीक है, सो बाय मिस्टेक और बाय एक्सरसाइजिंग कोअर्जन कोई प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई या पैसा दे दिया, मस्ट रीपे और रिटर्न इट। आपने यूज कर लिया है तो रीपे करो, वरना रिटर्न कर दो। क्या कहता है ये? हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं ये। क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आप मुझे पैसे दोगे, मैं कुछ टाइम बाद आपको पैसे वापस दे दूंगा? नहीं ना, कोई एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल यू आर बाउंड टू रीपे इट। दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और जो मैं आपको केस बता रहा था जिसमें 10 करोड़ रुपए व्यक्ति के पास चले गए थे, उसमें वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं दे पाया था। देन ही एंड हिज वाइफ, उन दोनों को ही सजा हुई थी, दोनों को जेल हुई थी। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी jointly owe 100 rupees to C. A alone pays the amount to C and B, not knowing this, pay 100 rupees over again to C. अब दोनों को मिलके C को देने थे 100 रुपए। A ने भी 100 रुपए दे दिए और B ने भी 100 रुपए दे दिए। सो अब C के पास कितने पैसे आ गए? 200 रुपए। नाउ C इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू B, क्योंकि वो ऑलरेडी A से पैसे ले चुका था। देन ही इज बाउंड टू रीपे, ही इज बाउंड टू रीपे द मनी। दैट्स इट फॉर टुडे।